हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का एमजेटी एजुकेशन में। दोस्तों आज है 20 अगस्त और आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे 20 अगस्त 2024 के मोस्ट इंपोर्टेंट डेली करंट अफेयर के क्वेश्चंस के बारे में। वीडियो अगर पसंद आएगी तो इसे लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। रोज रोज सब्सक्राइब नहीं करना है ना, आप लोग बड़े मासूम हो। एक कमेंट आया कल, मैंने देखा कि उन्होंने पूछा कि सर रोज रोज सब्सक्राइब करना है या एक दिन करना है। लाइक तो रोज करते हैं, तो भाई सब्सक्राइब एक ही बार करना है, लाइक आपको रोज रोज करना है ना। जो लोग नहीं किए हुए हैं उनके लिए है। खैर वीडियो को शुरू करते हैं। शुरुआत वहीं से होगी, पुराने सेक्शन से अपने, कि कल का हम लोग रिवीजन 1 मिनट में करेंगे वन लाइनर फॉर्मेट में, फिर आज की करंट अफेयर डिटेल में पढ़ेंगे। कल हम लोगों ने पढ़ा था कि अभी उत्तर प्रदेश सरकार ने युवाओं के लिए मुख्यमंत्री युवा उद्यम विकास अभियान योजना की घोषणा की है। 28 अगस्त से 8 सितंबर के बीच में पैरालंपिक अब शुरू होंगे और पेरिस पैरालंपिक पेरिस में ही होगा। ओलंपिक के जस्ट बाद पैरालंपिक होता है। इस बार भारत के 84 एथलीटों की दल भेजी गई है। पिछली बार 54 भेजा गया था, इस बार 84, तो मेडल ज्यादा आने की उम्मीद है। और अभी अपॉइंटमेंट कमेटी ऑफ कैबिनेट ने अगला रक्षा सचिव नियुक्त किया है दोस्तों, राजेश कुमार सिंह जी को। इसके अलावा अभी जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा फ्लड वॉच इंडिया ऐप 2.0 लॉन्च किया गया और केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने किसान की बात नाम से एक नया रेडियो कार्यक्रम शुरू किया है, मन की बात तर्ज पर। भारतीय सेना और वायुसेना ने अभी भीष्म नाम के ट्रामा केयर क्यूब का सटीक पैरा ड्रॉप किया है। कल मैंने इसको आपको अच्छे से समझाया था। टीम इंडिया के नए गेंदबाजी कोच होंगे मॉर्नी मॉर्कल और मेन कोच हैं, हेड कोच हैं गौतम गंभीर। जम्मू कश्मीर के नए डीजीपी बनाए गए हैं आईपीएस नलिन प्रभात। इस्पात मंत्रालय के नए सचिव संदीप पुंडरीक होंगे और पैरा शटलर प्रमोद भगत को दोस्तों डोपिंग रोधी नियमों के उल्लंघन के आरोप में 18 महीनों के लिए बैन कर दिया गया है। ये इस बार पैरालंपिक में हिस्सा नहीं ले पाएंगे। ये टॉप 10 करंट अफेयर के क्वेश्चंस थे कल की वीडियो से, जिनका आपने किया रिवीजन 1 मिनट में। अब हम लोग आज की करंट अफेयर की बात करेंगे, लेकिन रक्षाबंधन ऑफर दोस्तों चल रहा है और इसका आप फायदा उठाइए। देखिए ये रक्षाबंधन ऑफर 19 तारीख को शुरू हुआ था, यानी कल, आज रहेगा और कल रहेगा। तो 19, 20, 21 3 दिनों के लिए ही है। तो आप जो है इस फायदा उठाइए इस ऑफर का। किसी भी वीडियो कोर्स को आप जाकर लेंगे तो 80% का डिस्काउंट है। वैसे भी हमारे कोर्स के प्राइजेस कम होते हैं, लेकिन उनमें 80% डिस्काउंट अगर आप और लगा दो, बहुत ही अफोर्डेबल प्राइजेस पर। और हाँ, एक बात ध्यान रखना, कभी भी प्राइजेस देख करके ये मत समझना कि प्राइस कम है तो क्वालिटी कम होगी। कोई भी वीडियो आप देखो, कोर्स लेने से पहले आप जाकर डेमो लो, या फिर जिन लोगों ने वीडियो कोर्स लिया हुआ है उनसे आप संपर्क करो और पूछो कि इसमें वीडियो क्वालिटी कंटेंट कैसा मिलता है, यानी कि आपको जो समझ में आता है कि नहीं आता है, ये चीज़ें जो पढ़ाई जाती हैं, कितनी क्लासेस दी जाती हैं, ये सब आप पता करो। उसके बाद आप बैच ज्वाइन करो। और ई बुक तो आप जानते ही हो, ई बुक तो लिए ही होगे, नहीं लिए हो तो एक आध ई बुक ले करके देख लो आज, ठीक है। सारी चीज़ें मिलेंगी आपको एमजेटी ऐप पर। ये अपना खुद का ऐप है एमजेटी ऐप, गूगल प्ले स्टोर पर आपको मिल जाएगा। वहीं पर आपको ई बुक सेक्शन और वीडियो कोर्स सेक्शन में चीज़ें मिल जाएंगी। किसी भी सहायता के लिए इस नंबर पर व्हाट्सएप करें। जगह जगह व्हाट्सएप आइकॉन जो मिला होगा, बना होगा, उसको क्लिक करिए और पता कीजिए। पहला क्वेश्चन, हाल ही में विश्व मानवतावादी दिवस कब मनाया गया? तो विश्व मानवतावादी यानी वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन डे दोस्तों, ये मनाया जाता है 19 अगस्त को। दोस्तों विश्व मानवतावादी दिवस मानवता को बढ़ावा देने के लिए मनाया जाता है। कभी कभी आपके सामने ऐसी न्यूज, ऐसी चीजें आती होंगी जब आपको सुनने को मिलता होगा कि ये बहुत ही अमानवीय कृत्य किया गया। अभी रिसेंट में आप देख रहे हो कोलकाता में जो हुआ, तो कभी कभी अमानवीय कृत्य बहुत ज्यादा हो जाते हैं और ये मानवता को ठेस पहुंचाते हैं। लेकिन मानवता बनी रहे विश्व स्तर पर, इसके प्रति अवेयरनेस फैलाने के लिए ये दिवस मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र के द्वारा 2008 में एक प्रस्ताव पारित करके इसकी शुरुआत की गई थी। एक्चुअली में ये दिवस भी संयुक्त राष्ट्र से ही जुड़ा हुआ है। संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय पर दोस्तों हमला किया गया था 2003 में, 19 अगस्त को ही, इसीलिए 19 अगस्त का दिन चुना गया है। 2003 में उस पर अटैक किया गया था और ये अटैक हुआ था इराक की राजधानी बगदाद में, जिसमें बताया गया कि संयुक्त राष्ट्र के 22 सहकर्मी मारे गए थे, जिसमें उनकी एक विशेष सचिव भी शामिल थी। तो उसी की याद में ये ह्यूमैनिटेरियन दिवस मनाया जाता है। आपसे ये पॉइंट, ये लाइन पूछी जा सकती है, यहाँ से क्वेश्चन बना हुआ है ऑलरेडी, भी आगे भी बन सकता है, ठीक है। कहाँ पर अटैक हुआ था जिसकी याद में मानवतावादी दिवस मनाते हैं। अगला, ये प्रमुख दिवस और थीम है। कई दिन हो गए हम लोग रिवीजन नहीं किए, तो आज हम लोग रिवीजन करेंगे। देखिए 1 अगस्त को बहुत सारे दिवस मनाए गए, जैसे कि 1 अगस्त को विश्व फेफड़े का कैंसर दिवस मनाया गया, WWW डे मनाया गया। 1 अगस्त को राष्ट्रीय पर्वतारोहण दिवस मनाया गया और 1 से 7 अगस्त के बीच में विश्व स्तनपान सप्ताह मनाया गया।
3 अगस्त को भारतीय अंगदान दिवस मनाया गया और वहीं 13 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय अंगदान दिवस मनाया जाता है। ठीक है। 6 अगस्त को हिरोशिमा दिवस, 7 अगस्त को राष्ट्रीय भाला फेंक दिवस, 7 को राष्ट्रीय हथकरघा दिवस, 8 अगस्त को भारत छोड़ो आंदोलन दिवस, 9 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय आदिवासी दिवस, 9 अगस्त को ही नागासाकी दिवस, 10 अगस्त को विश्व जैव ईंधन दिवस और 10 अगस्त को विश्व शेर दिवस मनाया गया। इसके अलावा अगस्त महीने में और कौन कौन से दिवस आए हैं? 12 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस, 12 अगस्त को विश्व हाथी दिवस भी मनाया जाता है, 13 अगस्त को विश्व अंगदान दिवस और 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस मनाया गया और 19 अगस्त को विश्व मानवतावादी दिवस मनाया गया। ठीक है ना। जैसा कि मैंने आपको बताया, इसकी शुरुआत कब से हुई थी तो आप बताना 2008 से। अगला, पेरिस पैरालंपिक 2024 में ध्वजवाहक किसे नामित किया गया? तो देखिए, अब जैसा कि मैंने आपको शुरुआत में बताया, पेरिस ओलंपिक हो चुका है, अब वहीं पर होगा पेरिस पैरालंपिक। पैरालंपिक जो होता है वो पैरा एथलीट के लिए होता है, पैरा खिलाड़ियों के लिए होता है, जो दिव्यांगजन खिलाड़ी होते हैं उनके लिए। तो उसमें भी अब सेम वैसे ही प्रोसेस रहेगा, ध्वजवाहक नियुक्त किए जाएंगे, ओपनिंग सेरेमनी के, क्लोजिंग सेरेमनी के वगैरह वगैरह। तो जो ओपनिंग सेरेमनी के ध्वजवाहक हैं वो सुमित अंतिल और भाग्यश्री जाधव को चुना गया है। उपरोक्त दोनों ऑप्शन आपका हो जाएगा करेक्ट। सुमित अंतिल पिछली बार के गोल्ड विजेता भी हैं। तो देखो, ये तो हुए पैरालंपिक के। अब आगे आपको इसके बारे में डिटेल बताऊं, इससे पहले थोड़ा सा तुरंत फटाफट से क्विक रिवीजन करा देता हूं आपको। पेरिस ओलंपिक के उद्घाटन और समापन समारोह के जो ध्वजवाहक थे यानी फ्लैग बियरर थे उनके नाम। तो ओपनिंग सेरेमनी में देखा जाता है जो पिछली बार का चैंपियन रहता है या पिछली बार का बेस्ट परफॉर्मेंस रहता है दिया रहता है उसको करने की। तो इस बार अचंता शरद कमल और पीवी सिंधु, इन दोनों को ओपनिंग सेरेमनी में पेरिस ओलंपिक का बनाया गया था ध्वजवाहक। क्लोजिंग सेरेमनी में देखा जाता है कि इस ओलंपिक में किसने बढ़िया प्रदर्शन किया। तो इस ओलंपिक में नीरज चोपड़ा ने सबसे बढ़िया किया प्रदर्शन, लेकिन इस बार थोड़ा सा हॉकी को वो दिया गया। और दूसरी बात, पीआर श्रीजेश रिटायरमेंट का भी अनाउंस कर रहे थे, तो उनको थोड़ा सा सम्मान देने के लिए पीआर श्रीजेश को कहा गया, चलो भैया झंडा लेकर के आप चलो। तो पीआर श्रीजेश जो है मेंस के लिए ये क्लोजिंग सेरेमनी के रहे ध्वजवाहक। विमेंस में आप देखा आपने कि मनु भाकर ने सबसे बेस्ट प्रदर्शन किया, 2 मेडल एक ही ओलंपिक में लाई, तो मनु भाकर रही ये महिलाओं के लिए। तो ये ओलंपिक की बात रही। अब आते हैं वापस से पैरालंपिक की। तो पैरालंपिक में सुमित अंतिल और भाग्यश्री जाधव को बनाया जाएगा ध्वजवाहक ओपनिंग सेरेमनी का। पैरालंपिक 28 अगस्त से शुरू होगा और 8 सितंबर तक चलेगा। ओलंपिक 26 जुलाई से शुरू हुआ था, 11 अगस्त तक चला था। ओलंपिक में इस बार में 33वां संस्करण था और हम लोगों ने कितने मेडल जीते? 6, 1 सिल्वर 5 ब्रॉन्ज, 71वां स्थान रहा अपना। ये मत भूलना, ये आपको साल भर क्या अगले 2 सालों तक भी काम आने वाला है। जब तक अगला ओलंपिक ना हो जाए तब तक आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। इस बार 84 एथलीट का दल भेजा गया है, जिनमें 32 महिलाएं हैं। और देखो, 32 महिला एथलीट हैं, ये भी क्वेश्चन ऐसा भी बनता है। आप मुझे बताओ, कल मैं आपको ये बताऊंगा क्वेश्चन, लेकिन आंसर मतलब या फिर जिनका सही होगा उनको मैं हट दे दूंगा। आप मुझे बताओ, इस बार जो ओलंपिक के लिए गई थी टीम, उसमें कितनी महिला मेंबर थी, महिला खिलाड़ी गई थी? आप बताइए कमेंट करके, और ये क्वेश्चन बनेगा। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। वैसे पिछली बार की अगर बात करें तो पिछली बार हम लोगों ने 19 पदक जीते हुए थे पैरालंपिक में। भारत ने 5 गोल्ड था, 8 सिल्वर था और 6 ब्रॉन्ज था जिसमें। अगला, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार ने कहां पर 17वें दिव्य कला मेले का उद्घाटन किया? तो देखिए, दिव्य कला मेला भी अगेन दिव्यांगों से ही संबंधित है। दिव्य कला मेला का उद्घाटन अभी रायपुर में छत्तीसगढ़ में किया गया। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री हैं डॉक्टर वीरेंद्र कुमार, इन्होंने इसका उद्घाटन किया है। दोस्तों, ये इस बार का 17वां संस्करण था और इसकी शुरुआत ना 2022 से की गई थी। 2022 से 2024 आते आते 17 संस्करण आयोजित किए जा चुके हैं। ठीक है। तो 16 अगस्त से 23 अगस्त तक ये दिव्य कला मेला चलेगा। दिव्य कला मेला, थोड़ा सा इसको डिकोड करते हैं। दिव्य से मतलब दिव्यांग, कला, कला मतलब कि दिव्यांगों की कला, दिव्यांगों के द्वारा बनाए गए जो क्राफ्ट हैं या दिव्यांगों के द्वारा खड़े खड़े जो किए गए जो बिजनेसेस हैं, उनके द्वारा जो भी प्रोडक्ट बनाए जा रहे हैं या जो भी बिक्री की जा रही है, उनके लिए एक होगा मेला। मतलब उनको एक प्लेटफॉर्म दिया जाएगा, एक मार्केट दी जाएगी जहां पर वो अपनी चीजों को आकर बेच सकेंगे, जिससे उनको आर्थिक रूप से सशक्त बनाया जा सकेगा। ठीक है ना। आप दान दे करके, भीख के रूप में दे करके, बार बार चीजों में वो करके एक प्रकार से उनको लाभ तो पहुंचा सकते हो, लेकिन उनका आत्मसम्मान नहीं बढ़ा सकते हो। आत्मसम्मान कैसे बढ़ेगा? जब वो खुद से कुछ चीज खड़ा करेंगे और खुद का बिजनेस अपना स्टेबल करेंगे,
तब उनको आत्मसम्मान भी मिलेगा, आर्थिक रूप से सशक्त भी होंगे। बस जरूरत है ऐसे लोगों को ऐसे प्लेटफॉर्म देने की, ऐसे मेले, ऐसे मार्केट प्लेसेस आयोजन कराने की, जिससे इस चीज को बढ़ावा मिले। तो ये चीजें की जाती हैं इसके तहत। इसका उद्देश्य है उनके स्किल को भी विकसित करना और भी बाकी जो दिव्यांगजन है उनको भी प्रोत्साहित करना। यहाँ पर आप देख सकते हो, चूंकि छत्तीसगढ़ की राजधानी है रायपुर, नया रायपुर, तो छत्तीसगढ़ के बारे में थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन ले लो। यहाँ पर दोस्तों बूढ़ापारा झील है, इंपॉर्टेंट है, पूछा गया एग्जाम में। महाराजा बांध है, गंगा मुंडा झील है, तालिबान तालाब है, और इसके अलावा बूट तालाब है, दलपत सागर है। नेशनल पार्क में अचान कमार है, वन्यजीव अभयारण्य इंद्रावती नेशनल पार्क है, गुरु घासीदास पार्क है। विष्णु देसाई बीजेपी पार्टी से नए सीएम बने हैं, और रामेन डेका ये नए गवर्नर बने हैं। दोनों का नाम याद रखना है। सुआ नृत्य और चंदेनी नृत्य ये पूछा गया है क्वेश्चन में एग्जाम में, तो आप इसको भी याद रखेंगे। छत्तीसगढ़ यहाँ पर है। छत्तीसगढ़ अलग हुआ था दोस्तों 26वां राज्य बन करके। मध्य प्रदेश से अलग हुआ था, कब अलग हुआ था? तो आप बताओगे 1 नवंबर सन 2000 को ये अलग हुआ था। 26वां राज्य ये बना था, 27वां उत्तराखंड, 28वां झारखंड। ठीक है, चलिए अगला। हाल ही में चुनाव आयोग ने किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में विधानसभा चुनाव कराने की घोषणा की है? तो देखिए, कल भी मैंने इसके बारे में जिक्र किया था। चुनाव आयोग ने दो राज्यों में, दो राज्य क्या है, या कहें कि एक राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश में चुनाव कराने की घोषणा की है। कौन सा चुनाव होगा? विधानसभा का चुनाव होगा। तो ये राज्य होगा हरियाणा और जम्मू और कश्मीर। तो ए और सी दोनों ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, उत्तराखंड में नहीं। ठीक है ना? तो हरियाणा और जम्मू कश्मीर में विधानसभा के चुनाव का अनाउंसमेंट राजीव कुमार जी ने कर दिया है, जो कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया हैं। इन्होंने कहा है कि जम्मू कश्मीर में 3 चरणों में और हरियाणा में 1 चरणों में चुनाव होगा। ठीक है ना? तो अब देखो ये 4 अक्टूबर से होगा। देखो यहाँ पर बताया गया है कि 3 चरणों में होगा। 1 अक्टूबर को पहला चरण हरियाणा में होगा, उसके बाद फिर यहाँ पर होगा। अब कुछ चीजें सुधार की गई हैं जम्मू कश्मीर में, क्योंकि देखो जम्मू कश्मीर में पिछले 10 सालों से चुनाव नहीं हुआ है। 2014 में चुनाव हुआ था, उसके बाद 2019 में उसको यूनियन टेरिटरी बना दिया गया। साथ ही साथ 2 हिस्सों में तोड़ दिया गया, अलग कर दिया गया। जम्मू कश्मीर अलग, लद्दाख अलग कर दिया गया, और आर्टिकल 370 को रिमूव किया गया। आर्टिकल 35 एक प्रावधानों को कम किया गया। बहुत सारे परिवर्तन किए गए थे। ये चीजें कब की गई थी? तो गृह मंत्री अमित शाह जी ने 5 अगस्त 2019 को संसद में ये स्पीच दे करके इसको बताया था कि राष्ट्रपति जी का वो आ गया है, और फिर 5 अगस्त 2019 के बाद से जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 नहीं रहेंगे। ये हुआ, लेकिन आधिकारिक रूप से इसको कब दर्जा मिला? तो ऑफिशियल तरीके से 31 अक्टूबर, ध्यान रखना, ऑफिशियल तरीके से 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 के तहत जम्मू कश्मीर को केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। ठीक है, तो ऑफिशियल तरीके से इतना अनाउंसमेंट हुआ था 5 अगस्त को। ओके, याद रहेगा। चलो, तो जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम के तहत कुछ और भी चीजें लाई गई। इसमें इस बार अनुसूचित जातियां और जनजातियों के लिए सीटें आरक्षित भी की गई हैं। अनुसूचित जनजातियों के लिए सीटें 9 हैं, और अनुसूचित जात के लिए 7 सीटें आरक्षित की गई हैं इस बार के भी चुनाव में। ठीक है, तो ये चीजों का अभी तक नहीं होता था वहां पर, अब ये होगा आरक्षण वहां पर। ठीक है, अच्छा आप मुझे कमेंट करके बता दो, जम्मू कश्मीर को जब अलग किया गया था तो पहले गवर्नर कौन बन गए थे? यूनियन टेरिटरी जब बनाया गया था तो पहले उसके लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन बने थे? लेफ्टिनेंट गवर्नर ही बनेंगे। अगस्त 2024 में छठी भारत ऑस्ट्रेलिया समुद्री सुरक्षा वार्ता कहाँ आयोजित की गई? तो अगस्त 2024 में छठवीं भारत ऑस्ट्रेलिया समुद्री सुरक्षा वार्ता ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा में की गई है। कहां पर? कैनबरा में। तो इसमें समुद्री सुरक्षा को लेकर के, मैरीटाइम सिक्योरिटी को लेकर के दोनों देशों के बीच में काफी सारी बातचीत हुई, कैसे काम कर सकते हैं। क्योंकि देखो, अगर आप ऑस्ट्रेलिया देखोगे ना मैप में, तो ऑस्ट्रेलिया यहाँ पर रहा, भारत यहाँ पर रहा। तो ये समुद्री जो क्षेत्र है, इनमें आगे कैसे दोनों के देशों के बीच में व्यापार, सुरक्षा, इन सब से रिलेटेड जो चीजें हो सकती हैं। क्योंकि आप देख रहे हो इस क्षेत्र में यहाँ पर चाइना पूरा कब्जा करके और पूरा मोनोपोली क्रिएट करने की कोशिश करता रहता है, हर प्रकार से दबाव भी बनाने की कोशिश करता रहता है। ऐसे मामलों में भारत और ऑस्ट्रेलिया मिलकर कैसे काम कर सकते हैं, इस पर ये वार्ता हुई। वैसे भी अगर आप लोग क्वाड को देखो, तो क्वाड जो है, भारत और ऑस्ट्रेलिया दोनों ही क्वाड के मेंबर हैं, जापान और अमेरिका भी है। लेकिन हालांकि क्वाड जो है बड़ा ढीले बस्तर में अभी चल रहा है, कुछ खास इसमें प्रगति देखने को मिल नहीं रही है। ऑस्ट्रेलिया के ही प्रधानमंत्री थे, वो अभी चाइना चले गए थे बीच में, तो जबकि चाइना को काउंटर करने के लिए क्वाड बनाया गया था। फिलहाल मेंबर तो हैं, मालाबार एक्सरसाइज भी होता है, ये भी ध्यान रखिएगा। और 13 अगस्त को अभी ये मीटिंग हुई। ये छठवीं बार की मीटिंग थी, छठवीं वार्ता थी। अगली वाली वार्ता नई दिल्ली में होगी, भारत में होगी, अगले साल होगी। अगला देखते हैं। बाकी आप ऑस्ट्रेलिया के बारे में जानते हो, कैनबरा राजधानी है, ऑस्ट्रेलियन डॉलर इसकी मुद्रा है, और एंथनी अल्बनीज जो है इसके प्रधानमंत्री हैं।
अगला, वक्फ बोर्ड संशोधन बिल 2024 पर गठित की गई संयुक्त संसदीय समिति के अध्यक्ष कौन बनाए गए? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखो, वक्फ बोर्ड संशोधन बिल जो था, इस पर मैंने आपको वीडियो भी दी थी, पूरा डिटेल में एक्सप्लेन किया हुआ है। तो इस पर संयुक्त संसदीय समिति बनाई गई, यानी ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बनाई गई। जेपीसी कमेटी कब बनाई जाती है? जब कोई ऐसा बिल आ जाता है जिस पर सहमति नहीं रहती है जल्दी, और उसमें कुछ बहुत बड़ा सुधार करने की जरूरत होती है, तो एक ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बैठाई जाती है, जिसमें लोकसभा और राज्यसभा के दोनों के मेंबर होते हैं, साथ ही साथ में पक्ष और विपक्ष के भी मेंबर होते हैं भाई, क्योंकि उसमें ये नहीं देखा जाता सरकार के मेंबर हो। तो ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी जो बैठाई गई, इसमें कई दलों के लीडर भी हैं और कई दलों के यहाँ पे सदस्य बनाए गए हैं। इसकी अध्यक्षता सौंपी गई है बीजेपी के जगदम्बिका पाल को। ये जेपीसी जो है ये 31 सदस्यों वाली है। ये 3 से 4 पॉइंट हैं, इसको ध्यान रखना, यहाँ से क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा। एक तो अध्यक्ष कौन बनाए गए? जगदम्बिका पाल। सदस्य कितने हैं? 31 सदस्य। क्या है कमेटी का नाम? तो संयुक्त संसदीय कमेटी है। ये एक टाइप होता है कमेटी का, समिति का। तो संयुक्त संसदीय कमेटी मैंने आपको बताया, इसमें दोनों सदनों के इसमें मेंबर होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा दोनों के। तो इस पर अब गहन विवेचना की जाएगी वक्फ संशोधन विधेयक पर, कि वक्फ संशोधन विधेयक लाना चाहिए कि नहीं लाना चाहिए, या फिर लाना चाहिए तो क्या सुधार करके लाना चाहिए, इस पर बातचीत चलेगी। वक्फ बोर्ड संशोधन बिल क्या है, इसको देखने के लिए, जानने के लिए आप वीडियो देख सकते हैं, क्योंकि डिटेल में उसमें मैंने आपको समझाया हुआ है। चलिए, तो ये जगदम्बिका पाल जो है चौथी बार लोकसभा के सदस्य हैं, बीजेपी के सांसद हैं, और माना जाता है कि इनके सभी दलों के नेताओं के साथ अच्छे रिश्ते हैं, इसीलिए इनको अध्यक्षता सौंपी गई हुई है। अगला, हाल ही में भारत के सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय यानी कि एमएसएमई मंत्रालय और किस देश की सरकार के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुआ? तो जैसे दोस्तों, भारत में एमएसएमई मंत्रालय है, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। ऐसे ही स्मॉल बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन नाम से अमेरिका में चलता है, एसबीए नाम से, ठीक है, स्मॉल बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। तो इसके नाम से अमेरिका में चलता है एक विभाग उनकी गवर्नमेंट में। तो दोनों के बीच में, अपने एमएसएमई और इनके एसबीए दोनों के साथ अभी एक समझौता हुआ है। कैसा समझौता? कि कैसे हम लोग छोटे और लघु और सूक्ष्म उद्योगों को आगे बढ़ावा दे सकते हैं। हमारे एमएसएमईज के जो हैं उनको कैसे अमेरिकन मार्केट का लाभ मिल सकता है, अमेरिका के जो एसबीएज हैं उनको कैसे इंडिया मार्केट का लाभ मिल सकता है। इंडिया भी बहुत बड़ी मार्केट है, ठीक है। तो इसके लिए एक समझौता हुआ है, अभी 13 अगस्त को ये डील हुई और नई दिल्ली में ये समझौता हुआ है। इससे इनका एसबीए भी बढ़ेगा, स्मॉल बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, और अपना एमएसएमई भी बढ़ेगा, ठीक है। चलिए, तो ये अगर करंट टाइम पर नए एमएसएमई मंत्री की बात की जाए, जीतनराम मांझी जी हैं, इनका भी नाम याद रखना। अगला, हाल ही में जानकारी के अनुसार आईसीसी अंडर 19 विमेंस टी20 वर्ल्ड कप 2025 का आयोजन कहां किया जाएगा? तो आईसीसी ने अपना शेड्यूल जारी कर दिया है। जैसे आप देखते हो कि एसएससी एग्जाम शेड्यूल जारी करता है, ऐसे आईसीसी अपने टूर्नामेंट शेड्यूल जारी करता है। तो इसमें इन्होंने बताया कि आईसीसी का अंडर 19 विमेंस टी20 वर्ल्ड कप 2025 में होगा, और इसकी मेजबानी करेगा इस बार मलेशिया। ये दूसरा संस्करण होगा, ध्यान रहे, अंडर 19 का वर्ल्ड कप है ये, विमेंस का, ठीक है ना। अंडर 19 का वर्ल्ड कप पिछली बार हुआ था साउथ अफ्रीका में, और जीता था टीम इंडिया ने। शेफाली वर्मा जो है ये कैप्टन थी और इन्होंने जितवा दिया था, पहला ही संस्करण था। इस बार दूसरा संस्करण होगा और 18 जनवरी से 2 फरवरी तक आयोजित किया जाएगा आईसीसी के द्वारा, और मलेशिया इसकी मेजबानी करेगा, ठीक है। मलेशिया अगर आप देखना चाहोगे तो आपको यहाँ पर मलेशिया देखने को मिल जाएगा। ये रहा मलेशिया, ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक फैला हुआ है मलेशिया, नीचे इसके इंडोनेशिया है, ठीक है। अगला, कुआलालंपुर इसकी राजधानी होती है। प्रो कबड्डी लीग सीजन 11 के लिए खिलाड़ियों की नीलामी में सबसे महंगे खिलाड़ी कौन बने? तो प्रो कबड्डी लीग सीजन 11 का नीलामी का जो ऑक्शन है वो अभी आयोजित हुआ। इसमें सबसे महंगे खिलाड़ी इस बार बने सचिन तंवर। सचिन तंवर को दोस्तों 2.15 करोड़ में खरीदा गया है। ये सबसे ज्यादा पेड खिलाड़ी बने हुए हैं, सबसे ज्यादा प्राइज पाने वाले इस सीजन के, ध्यान रहे। ओवरऑल अभी तक पवन सहरावत ही हैं सबसे ज्यादा महंगे खिलाड़ी बनने वाले। इनको पिछले सीजन में 2.60 करोड़ रुपए में खरीदा गया था पिछले सीजन, लेकिन इस सीजन के सबसे ज्यादा महंगे खिलाड़ी कौन है? सचिन तंवर। इनको तमिल थलाइवाइज ने खरीदा हुआ है। और सबसे महंगा विदेशी खिलाड़ी अगर पूछा जाए तो आप मोहम्मद रेजा सादलोई चियाने को मानिएगा, ईरान के ये हैं, और इनको 2.07 करोड़ में खरीदा गया है, ठीक है। कबड्डी के मामले में ईरान एक मजबूत टीम मानी जाती है। चलिए, तो फिलहाल सीजन 10 की अगर विजेता की बात करें, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट भाई,
इस लाइन को मत भूलना। ये पिछली बार की सीजन की है, सीजन 10 की। इस बार सीजन 11 के लिए ऑक्शन चला है। तो सीजन 10 के विजेता है पुनेरी पल्टन और उप विजेता रही है हरियाणा स्टीलर्स। पूछा जाता है, पिछले साल का भी पूछा जाएगा, पिछले पिछले पूछा जाएगा। तो पिछले पिछले पूछा जाएगा सीजन 9 का, तो जयपुर पिंक पैंथर बताना, उसके पहले दिल्ली बताना। अगला है, अगस्त 2024 में यूट्यूब के किस पूर्व सीईओ का निधन हो गया? तो यूट्यूब के पूर्व सीईओ थी दोस्तों सुजान वोस्की। सुजान वास्की जो हैं ये थी, इनका निधन हो गया है कैंसर की वजह से। 2014 से लेकर 2023 से ये सीईओ रही हैं यूट्यूब की, और इनके ही सिग्नेचर वाला बटन वगैरह आया करता था, मेरे पास भी 2018 में आया था इनका। ठीक है, तो इनके सम्मान में समझ लो एक प्रकार से। बड़ा दुख होता है, इनके सिग्नेचर वाला एक कार्ड आज हमारे घर में, हमारे ऑफिस में यहाँ मौजूद है, लेकिन अब ये इस दुनिया में मौजूद नहीं है। मात्र 56 वर्ष की उम्र में इनका निधन हुआ है कैंसर की वजह से। इनके बारे में जब मैं पढ़ रहा था इसको एक्सप्लेनेशन लिखते समय, तो बहुत सारी रोचक जानकारियां ऐसी लगी जो पहली बार पता चली। आपको गूगल के फाउंडर्स के नाम तो पते होंगे, लैरी पेज, सर्जेई ब्रिन वगैरह, लेकिन फाउंडर्स केवल एक दो नहीं होते हैं, और भी लोग होते हैं। इन्होंने गूगल को स्थापित करने के लिए, गूगल को पहला हेडक्वार्टर बनाने के लिए, पहली ऑफिस बनाने के लिए, हेडक्वार्टर क्या ऑफिस ही होता है तब शुरुआत में, इन्होंने ही अपना गैराज दिया था। सुजैन वास्की ने ही 1998 में अपना गैराज इन्होंने ही गूगल को दिया था। ये गूगल की फाउंडिंग मेंबर्स में से एक थी। उसके बाद 1999 में ये पहली मार्केटिंग मैनेजर बनी गूगल की। फिर 2004 में जब गूगल की स्थापना 2004-5 में की गई, तो 2006 आते आते इन्होंने ही, जब यूट्यूब का देखा कि यूट्यूब कैसे बढ़ रहा है, कैसे क्या हो रहा है, यूट्यूब की फ्यूचर इनको ही अच्छे से समझ में आई, और इन्होंने ही सुझाव दिया गूगल को कि यूट्यूब को खरीद लेना चाहिए। और ये डील फाइनल भी हुई। ये डील 2006 में फाइनल हुई, और 2006 में गूगल ने यूट्यूब को खरीद लिया, और इन्हीं के ही कहने पर खरीदा। और वो डील हुई कितने में? 1.65 बिलियन डॉलर में। और आज देखो 1.65 बिलियन डॉलर तो पता नहीं कितने यूट्यूबर कमाते हैं। यूट्यूब को, मतलब यूट्यूब पर जो काम करते हैं, और यूट्यूब पर जो भी काम करता है, मतलब आप समझिए कि जितना भी पैसा आता है, जो हमारे पास, जैसे हम लोग के पास पैसा आ रहा है ना, तो वो सिर्फ 55% आ रहा है। 45% यूट्यूब ले लेता है। मतलब हमारे पास जो आ रहा है, या किसी भी यूट्यूबर के पास जो आ रहा है, वो उसका केवल 55% है। उसका 45% जो भी वो कमा रहा है, जो मेहनत कर रहा है, उसका 45% ऑलरेडी यूट्यूब के पास जा रहा है। अगर हम लोग $100 का काम कर रहे हैं, तो उसमें से $55 हमें मिल रहा है, बाकी का $45 यूट्यूब के पास चला जा रहा है। तो अब सोचो कितने करोड़ों यूट्यूबर हैं, कितनी कमाई कर रहे हैं। ये कमाई जो भी वो कर रहे हैं, उनका 45% अपने आप उनके पास चला जा रहा है, उसके बाद वो उतनी कमाई उनके पास आ रही है। यानी ये बाय डिफॉल्ट अपने आप बढ़ती चली जा रही है कंपनी, और यूट्यूब की वजह से गूगल को ना जाने कितना फायदा हुआ है। फिलहाल ये अब नहीं रही इस दुनिया में। इन्होंने अभी पिछली बार इस्तीफा दिया था 2023 में। इस्तीफा देने तक ये सीईओ पर थी, पद पर। कैंसर की वजह से बीमार चल रही थी, और अभी निधन हो गया 2 साल की लड़ाई के बाद। नील मोहन, ये भारतीय मूल के अमेरिकी हैं, ये वर्तमान में और आगे भी रहने वाले हैं सीईओ। ठीक है, चलिए, तो ये था आज का दिन का टॉप 10 करंट अफेयर का क्वेश्चन। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक और शेयर कीजिएगा। ये प्रमुख चर्चित निधन रहे हैं पिछले दिनों के, इनका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, और स्क्रीनशॉट लेने के बाद इसको आप रेट कर लेना अच्छे तरीके से। एक बार फिर से मैं आपको बता दूं, रक्षाबंधन की सेल चल रही है, और 80% का हाईएस्ट डिस्काउंट है। अब इसके बाद कोई इतना बड़ा डिस्काउंट नहीं आएगा, अंतिम मौका है। आप इस ऑफर का फायदा जरूर उठाइएगा। राखी कूपन कोड यूज करना है, और राखी कूपन कोड यूज करने पर आपको 80% का डिस्काउंट मिलेगा एमजेटी ऐप के किसी भी वीडियो कोर्स में और ई बुक्स वगैरह में। तो एमजेटी ऐप पर ही ये सारी चीजें मिलेंगी। लास्ट डे के क्वेश्चंस की बात करते हैं। कल मैंने पूछा था 70वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता, बेस्ट एक्टर कौन चुने गए? तो ऋषभ शेट्टी, कांतारा फिल्म के ये डायरेक्टर भी हैं, एक्टर भी हैं, और ये चुने गए बेस्ट एक्टर। अग्नि मिसाइल के जनक RN अग्रवाल का निधन हो गया। ये इनमें से पद्म श्री और पद्म भूषण 2 पुरस्कारों से सम्मानित थे। ए और बी दोनों ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। आज आपको क्या बताना है? आज आपको बताना है कि किसे कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय का सचिव नियुक्त किया गया है। बहुत सारे सचिवों की नियुक्ति हुई है, कल की वीडियो में मैंने आपको बताया था। साथ ही साथ 2020 के टोक्यो पैरालंपिक में भारत ने कितने मेडल जीते थे? पैरालंपिक की बात हो रही है। कमेंट करके बताइएगा दोनों क्वेश्चन के आंसर। इनके बारे में जो डिटेल होगी वो भी कोशिश कीजिएगा लिखने का। और वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक शेयर कीजिए। इसके अलावा टेलीग्राम पर भी पीडीएफ दी जाएगी, और एमजेटी ऐप पर पीडीएफ और क्विज तो मिलेगी। मैं मिलूंगा आपको कल की वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।